के लास्ट में कोरोजन अप्लाई कर दो, अप्रैल के लास्ट में कोरोजन अप्लाई कर दो। नहीं, आपके खेत की दशा क्या है उसके आधार पर सीटीपीआर लगानी है। खेत की दशा कैसी, आपका पौधा है या पेटी है। आपकी पेटी है तो कब की कटी हुई है, और पौधा है तो कब का बोया हुआ है, उसके आधार पर सीटीपीआर लगाओ। नहीं तो फरवरी में लगाई हुई सीटीपीआर या मार्च में लगाई हुई पहले पानी पे, फरवरी के शुरू में या फरवरी के मध्य में गन्ना बोया, फरवरी के आखिरी में हमने सीटीपीआर लगा दी, मार्च अप्रैल और मई उस सीटीपीआर का कार्यक्रम समाप्त हुआ। हमें लगाने कब है, बोए हुए गन्ने के आधार पर। अब जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें निवेदन है, कोई पेटी ऐसी नहीं बचनी चाहिए जिसमें सीटीपीआर ना लगे, कोई भी पेटी। हमारे पास विकल्प बचता है पौधे का, जो पौधा फरवरी में बोया है, मार्च में बोया है, सब में सीटीपीआर लगाओ। है जी, हाँ जी, जी जी, कौन कौन लगता है, हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस गन्ने की खेती करने में ही समस्या इसके तो बोने से लेकर काटने तक सारे काम सख्त है। धान आसान है, गेहूं आसान है। गेहूं सबसे आसान है, सीड ड्रिल से बोया और हार्वेस्टर से काट लिया, कंबाइन से काट लिया। गन्ना तो बेचारा जिस दिन से बोता है जब तक कटेगा तब तक किसान को अपने जैसे ही बना के रखेगा सख्त। अब मैं आपकी बात पाता हूं, नहीं आप उसमें अदरवाइज ना ले। प्रयोग दवाई का क्यों ड्रेंचिंग से करना है, क्यों कूंड कूंड करने की सुझाव दे रहे हैं, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि दवाई की वॉल्यूम नहीं बढ़ाना चाहते। आप यदि किसी भी दवाई को ब्रॉडली कर देंगे तो जो खाली स्पेस है उसमें भी दवाई चली गई तो पौधे के संपर्क में दवाई आने की संभावना कम होगी। यदि मैं साइंटिफिकल बात करूं, भाई हमने तो जो दवाई की कैलकुलेशन करी है पौधों की संख्या और रूट जोन, जड़ के आधार पर करी है, उसकी कितनी जड़ें कहां तक फैलती है, इसीलिए उसके तने के पास ड्रेंचिंग की तुलना की है। यदि हम उस जड़ों के क्षेत्र के साथ साथ में इस जमीन का भी क्षेत्रफल नापने लगे कि भाई ये हो, तो 3 गुनी दवाई में भी काम नहीं चलने वाला है। अब पेटी की बात पर आता हूं, पेटी में बड़ी बड़ी पेटी हो गई है, उसके अंदर घुसना मुश्किल है। मजबूरी ये है, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन इस वर्ष टॉप बोरर इतना भयंकर आ रहा है कि हमें कूंड ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या एक और होगी, हम लोगों ने 500 लीटर के 1000 लीटर के टैंक बना लिए, और टैंक बनाने के बाद वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं। भाई साहब हमारे खेत में दवाई छिड़क गया ना, तो वो ट्रैक्टर वाला जाता है, वो दवाई छिड़क के आ जाता है। अब वो दवाई तो स्प्रे करेगा, फोलियर स्प्रे, सीटीपीआर की होनी है ड्रेंचिंग। अब वो ड्रेंचिंग थोड़ा हुई, वो तो पौधे के ऊपरी सरफेस पे आई, 5, 7, 10 दिन के बाद वो इवोपरेट होके उसके मैकेनिज्म में नीचे से तत्व आए, उसने अपना पौधा शरीर बड़ा करे, वो दवाई वॉश आउट होगी। सही तरीका, सही समय, सही डोज, यही दवाई का सिद्धांत है, बाकी कोई सिद्धांत नहीं है। मेरा निवेदन है कितना ही कष्ट हो, आपकी लागत सही तरीके से बढ़ाने के लिए, सही तरीके से लगाने के लिए यदि एक मजदूर अतिरिक्त लगता है तो प्रारंभिक अवस्था में लगाने का प्रयास करें, उसकी ड्रेंचिंग कराने का प्रयास करें। मैं इसमें पेटी में 2 कंडीशन करता हूं। 2 कंडीशन क्या है, एक पेटी ऐसी है जिसमें पत्ती है, एक पेटी ऐसी है जिसमें पत्ती नहीं है। यदि पत्ती नहीं है तो 100% कोरोजन की सीटीपीआर की ड्रेंचिंग होनी है, 100% सीटीपीआर की ड्रेंचिंग जिसमें पत्ती नहीं है। जी, कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे रूट जोन में अपटेक करने के, उसके मैकेनिज्म में पहुंचने के लिए 150 ml की आवश्यकता है, 150 ही ml रखेंगे। विकल्प दूसरा जाऊंगा आगे, अभी आप नीचे में इसलिए करा रहा हूं कि दूसरे विकल्प पे भी जाना है। इस बार नीचे ड्रेंचिंग हुई, जिसमें पत्ती नहीं है उसमें ड्रेंचिंग हुई, जिसमें पत्ती की मोटी लेयर है, जिसमें कम है, कहीं कहीं पत्ती है या कम पत्ती है, उसमें भी ड्रेंचिंग करो धार बना के। जिसमें पत्ती ज्यादा मोटी लेयर है, भाई हमने पत्ती फैला दी, बहुत पत्ती है उस खेत में, ऐसे खेत में आप यदि वहां ड्रेंचिंग करेंगे तो क्या संभावना, कुछ संभावना बन सकती है कि उस सूखी पत्ती के ऊपर वो दवाई डले, और दवाई डालने के बाद क्योंकि पत्ती सूखी है तो वो उसे एब्जॉर्ब कर ले, पत्ती में ही रहेगी, फिर रूट जोन तक पहुंची नहीं। तो ऐसी दशा में हम ग्रेनुअल दानेदार पे भी जा सकते हैं जिसमें पत्ती की लेयर मोटी ज्यादा हो। आप उसका भी एक नियम बना ले,
यदि अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, मेरा निवेदन है उसका भी नियम बना ले, उसकी भी कूंड वार डालने का प्रयास करें। देखो 3 महीने में एक बार डल रही है, 3 महीने के लिए आपको लागत थोड़ी सी ये बढ़ती है कि कूंड डालने में कष्ट होता है, लेकिन मेरा निवेदन है जब तक कोरोना नहीं आया था तब तक हम तुलसा की चाय पी के भी ठीक हो रहे थे। पहली वेव में अदरक की चाय पी ली, तुलसा की चाय पी ली, या कहीं किसी का काढ़ा पी लिया तो ठीक हो गए। लेकिन जब कोरोना आया तब टिकट कट के ही पीछा छूटा है, फिर मामला वैसे नहीं बना। ये महामारी का रूप इस साल फर्स्ट ब्रूड का, ये जो बार बार बारिश हो रही है, तापमान में गिरावट हो रही है ना, कीड़े के लिए बहुत अनुकूल वातावरण है। एग्रेसिवली आएगा, हर ब्रूड बढ़ के आएगी। और यदि विश्वास ना हो तो अपने खेतों में लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप लगा के देखो। जौन सा किसान ये बोलता हूं मेरे खेत में नहीं है, यदि उसके खेत में भी नजर ना आ गया तो तब बताना, क्योंकि हालत ऐसी है, संख्या इतनी है, मेरी ताकत इतनी है बच्चे पैदा करने की इस कीड़े की, कि एक तितली 250 अंडे देती है, तो उन 250 अंडे में से यदि 20, 30, 50, 100, 150 भी मर गए, 100 जिंदा है, और 100 जब अगली बार फिर 250 देंगे तो पूरा खेत आच्छादित कर देंगे। इतने हमारे खेतों में प्रभाव है। इसलिए पहला निवेदन ड्रेंचिंग का, दूसरा निवेदन अब इस ट्रैप का लाभ लेना है, चाहे लाइट ट्रैप हो चाहे फेरोमोन ट्रैप हो। यहां पे लाभ किस चीज का लेना, हमने नीचे वो कर दिया उसे भूल जाओ, अब दूसरी तरफ आओ। इस समय हमारे खेतों में क्या क्या समस्याएं चल रही है। हमारे खेतों में चल रहा है ब्लैक बग, गोब के अंदर काला चीटा। दूसरा, जितने पौधे हैं फरवरी मार्च के बोए उनमें चल रहा है थ्रिप्स। 118 में जब पत्ती खोलोगे, गोब वाली पत्ती, तो उसको ऐसे खोल के देखोगे, सलवटे जब खुलेगी तो अंदर से पीले रंग का धब्बा सा मिलेंगे, पीले रंग का चूसा हुआ और बहुत महीन। यदि मेरी आई साइड कमजोर है, मुझे इस बगैर चश्मे के दिखने वाला कुछ नहीं। आपने केवल पत्ती खोली और आई साइड कमजोर है तो नहीं लगेगा बस कुछ है, मतलब पीलापन सा है, लेकिन वो दिखने वाला नहीं, क्योंकि वो चींटी से भी छोटा शरीर में है। दूसरा, वहां पर अगली बात आती है, ये थ्रिप्स का अटैक है, आपका ब्लैक बग का अटैक है। इसी समय हमारे टॉप बोरर की सेकंड ब्रूड आने लग रही है, या अन्य बोरर की ब्रूड आने लग रही है। इन तीनों को फोलियर स्प्रे से भी कंट्रोल करो, कोई रिस्क नहीं छोड़ना। आर्मी वर्म का भी है, फॉल्स आर्मी वर्म। जितनी पेटी है उसमें देखेंगे आप, जो पत्ती खड़ी है उसके किनारे काट के खा गए हैं दोनों तरफ से। ऐसा लगता है कि इसकी जो पुरानी पत्तियां हैं वे सारी कटी हुई सी है, कटी हुई खाई हुई सी। वो फॉल्स आर्मी वर्म का अटैक है। उसके लिए भी हमें, जो इस समय उसके मौत आते हैं, एडल्ट आते हैं, उसके लिए आपको ये ट्रैप पहचान कराने का काम कर रहे हैं। तो वहां पर स्प्रे का समय निर्धारित आपके खेत में वो होता है। जब आपके खेत में जैसे आपका ट्रैप लगा है, चाहे लाइट ट्रैप लगा है, चाहे फेरोमोन ट्रैप लगा है, जैसे पहले दिन 2-4 तितली आई, अगले दिन 10-12 तितली आई, तो जब 10-12 तितली आई तभी तैयारी करके तीसरे दिन स्प्रे पूरे खेत में हो जाना चाहिए। और जितना स्प्रे उसमें टाइमली और प्रॉपरली होगा उतना ही ज्यादा कारगर होगा। और उसमें स्प्रे का सावधानी बरतनी है। मेरा तो आग्रह है, यदि आप प्रयास करें तो दोपहर बाद करें तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप स्प्रे दोपहर के बाद करते हैं तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट। क्यों? क्योंकि आप जब स्प्रे करते हैं तो 2-3 घंटे का समय लगता है, रात्रि का समय नजदीक आता है, तो वहां पर जो पत्ती की अपर सरफेस है उसके ऊपर दवाई का असर ज्यादा रहता है, सॉफ्ट नरम रहती है। तो वे जो तितलियां दिन में पत्ती के नीचे है, शाम के समय ऊपर आएगी तो वहां पर चाटेगी, उसको खाने का प्रयास करेगी या चूसने का प्रयास करेगी या उसको चाटने का प्रयास करेगी, वो तितली वहीं पर मरनी शुरू हो जाएगी। दवाइयों का इस्तेमाल अलग अलग 3-4 कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल करें पैरेलल। जोन सी आपने पहले कर दी उसको दोबारा से रिपीट ना करें। प्रोफेनोफॉस साइपर ले, क्लोरोसाइपर ले, इमिडा ले या थायोलैम्डा ले। लेकिन निवेदन मेरा यह है कि जो केमिकल पहली बार इस्तेमाल किया है उसको रिपीट ना करें। हमारे यहाँ एक बड़ी अलग टेंडेंसी है, यदि मैं हमारा किसान भाई दुकान पे जाते हैं और दुकान पे जाने के बाद में वहां पे फिर कहते हैं कि दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद बोलते हैं क्या लगे भाई साहब वो बढ़िया वाली दवाई दे दो, तो वे बढ़िया वाली दवाई दे देता है। उसने एक दवाई दी, कोई भी एग्जाम्पल लो, थायोलैम्डा लो, आपको उसने दी, आपने ला के स्प्रे करा, स्प्रे करते ही सार वो सारी चीजें कंट्रोल हो गई। अगली बार 15-20 दिन के बाद फिर जाएंगे, क्या लगा भाई साहब वो बढ़िया वाली दवाई देना,
उसने फिर उठाई वही और फिर दे दी। आपने लाया फिर स्प्रे करा, फिर उसका बहुत अच्छा असर मिला, नियंत्रित होगी। तीसरी बार फिर जाओगे, क्या लगे भाई साहब वही दवाई देना, उसी के रिजल्ट सबसे अच्छे आते हैं। तीसरी बार फिर वही दवाई लाए, फिर स्प्रे कर दिया। अब क्या हुआ, अब उस इंसेक्ट में रेजिस्टेंसी आ गई, उसके भी अंदर के कुछ जीन बदल गए, उसने भी अपने त्वचा में, अपने शरीर में, अपने खाने की हैबिट में उस जहर को एक्सेप्ट कर लिया। क्या लगा ये तो यही जहर है और इसके बगैर इसे तो देख लेंगे अब की बार, तो उसमें से कुछ परसेंटेज जिंदा रह जाएगी। आप दुकान पे जाके बोल रहे हैं, क्या लगा भाई साहब अब की बार दवाई गड़बड़ दे दी, वह ओरिजिनल वाली नहीं थी जो पहली और दूसरी बार में दी थी। नहीं नहीं, दवाई पे क्लेम करना बाद की चीज है। पहले आप यदि हैबिचुअल कर देंगे, रेजिस्टेंसी पैदा कर देंगे और एक ही केमिकल को बार बार रिपीटेशन कर देंगे, तो वो कीड़े के अंदर रेजिस्टेंसी आ जाएगी, वो उस दवाई का प्रभाव मानना कम कर देगा। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर 4-5 कॉम्बिनेशन इसीलिए बताए हैं कि हो सकता है आप में से बहुत सारे किसान भाइयों ने वो पहले उनमें से कॉम्बिनेशन प्रयोग कर लिया हो, तो अब की बदल के दूसरा करना है, अगली बार तीसरा करना है, भले ही चौथी बार में पहले वाला ले आओ, चौथी बार में पहले वाला ला सकते हैं, लेकिन हर बार एक का रिपीटेशन नहीं करना है। ये टॉप बोरर के संदर्भ में आज की आवश्यकता है, आज की रिक्वायरमेंट है। इसी के पैरेलल आपके यहाँ पर एक और समस्या चलती है, जैसे ही मानसून आना शुरू होगा, 118 वैरायटी आपके यहाँ बड़े क्षेत्रफल में है, 38 के बाद यदि बैकअप दे रही है वैरायटी तो 118 वैरायटी बैकअप के रूप में है, 13,235 अन्य वैरायटियां भी हैं। इसमें रूट बोरर की समस्या आती है, जड़ बेधक की आती है या नहीं आती? इसको कंट्रोल करने के लिए हमें इसकी भी सजगता रखनी है। पहले तो यदि आप पता कर सकते हैं लाइट ट्रैप लगा के, क्योंकि फेरोमोन ट्रैप का एक कंसेप्ट है, यदि केवल फेरोमोन ट्रैप लगाया है तो उसमें उसी कीड़े की मादा की गंध है, लेकिन उसी कीड़े की। टॉप बोरर का लगाया है तो उसमें महिला की खुशबू टॉप बोरर वाली की है, उसमें दूसरा नहीं आएगा। आप उसमें ये इंतजार करो क्या लगे मेरे खेत में रूट बोरर आओगा, उसकी भी तितली इसके अंदर आ जाएगी, नहीं आएगी। वैज्ञानिकों ने वही सर्च किया है कि जो उसका गंध है वो टॉप बोरर वाली यदि लगा रहे हैं तो टॉप बोरर की आएगी, रूट बोरर वाली लगा रहे हैं रूट बोरर की आएगी, फ्रूट बोरर की लगा रहे हैं तो फ्रूट बोरर की आएगी। और यदि लाइट ट्रैप लगा रहे हैं प्रकाश परपंच, जिसके यहाँ सुविधा हो, भाई मैंने खेत पे लगाया, मेरे यहाँ सुविधा है, मेरी चीजें प्रोटेक्टेड है, ऐसा ना हो आज लगाया कल को गायब तो वो फिर लगाने में ही रहेगा कि बार रोजाना लगावे तीसरे दिन गायब हो जाए। लेकिन यदि सुरक्षात्मक स्थिति है, आप लगा सकते हैं, तो लाइट ट्रैप नंबर 1 है। वो सारे कीड़ों को अट्रैक्ट करता है और आपको जानकारी देता है पहले से। पहले से जानकारी का मतलब क्या है? मैं एआई पे प्रयास कर रहा हूं गन्ने में एआई लाने का, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता लगे कि कब हमारे खेत में क्या समस्या आने वाली है, या जमीन क्या रेस्पॉन्ड कर रही है, इस जमीन को किस चीज की आवश्यकता है। उस पे मैं अभी महाराष्ट्र की भी विजिट करके आया वहां पे, इसीलिए मैं उन चीजों को एनालिसिस करने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे यहाँ भी यदि हम पहले से हमारा किसान प्रिडिक्ट करना शुरू कर दे, वहां की टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं चल सकती एज सच, लेकिन हम अपने किसान को इतना सजग करें कि वो पहले से प्रिडिक्ट हो जाए, उसे पहले से पता लग जाए मेरे खेत में यह समस्या आने वाली है, तो उसका दवाई का इलाज तो वो खुद जानता है, समय से उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। तो इसलिए यहां पर आपको जानकारी इस चीज को बचाएगी, उसके लिए लाइट ट्रैप नंबर 1 है। दूसरी बात, ये तो मैं बातें बता रहा था कीड़े और बीमारियों की, एक और मैं छोटा आपको जानकारी देता हूं, आपको भविष्य में काम आएगी, क्योंकि अब बुआई हो चुकी। मेरा प्रयास था बुआई से ही चीजों को क्लियर करने का। जो वैरायटी 0238 जैसा उत्पादन यदि आप अन्य वैरायटियों से लेना चाहते हैं, जैसे 0238 वैरायटी उत्पादन देती थी, वही उत्पादन अन्य वैरायटियों से लेना चाहते हैं, और बहुत सारे किसान ले भी रहे हैं, ऐसा नहीं सारे लोग नहीं ले रहे, लेकिन उन्हीं वैरायटियों से, अन्य वैरायटियों से 10% किसान अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं। कारण क्या है? कारण है डोज का परिवर्तन। हमने 0238 वाली ही डोज अन्य वैरायटियों को दी है, जिसपे ये अन्य वैरायटी उस तरीके से काम नहीं कर रही है। मेरा मानना है वो समय चला गया जब एक रिकमेंडेशन ही सब चीजों पर चलती थी। हमें आगे भविष्य में वैरायटी वाइज रिकमेंडेशन बनानी पड़ेगी।
जौन सी वैरायटी लगा रहे हो भाई, उसके लिए ये खाद, ये दवाई, ये पानी, ये समय, अब जाके कामयाब होंगे। मुझे पता है 0118 वैरायटी में कल्ले देने की क्षमता कम है, तो मुझे उसकी बायोमेट्रिक, उसकी जियोमेट्री भी चेंज करनी पड़ेगी, उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, ताकि मैं 1 एकड़ में जितने गन्ने मुझे चाहिए उसके लिए मैं उसकी दूरी को घटा बढ़ा दूं। अब मैं 38 में तो कल्ले देने की क्षमता थी खूब अच्छी, 0118 में कल्ले देने की क्षमता कम। मैं आपको सुझाव दिया कि 0238 वैरायटी ट्रेंच विधि में लगाओ 5 फीट पर, तो इस आपने ट्रेंच में लगाई 5 फीट पे, इधर भी कल्ले देता है खूब अच्छे। 3 झुंड थे, तो तीनों झुंड में 5 गन्ने यहाँ पर, 5 गन्ने यहाँ पर, 5 गन्ने यहाँ पर, 15 हो गए। ऐसे इसमें 5 गन्ने यहाँ पे, 5 गन्ने यहाँ पे, 5 गन्ने, 15 हो गए। 30 गन्ने मिल गए आपको 1 मीटर में 2 लाइनों में। अब वैरायटी का नंबर आ गया 118 का। 118 में भी आपने उसी तरीके से 5 फीट में बुआई करी, लेकिन उनके कल्ले देने की क्षमता है 5 के बजाय 3 या 2, तो 2 गन्ने यहाँ पे, 2 गन्ने यहाँ पे, 2 गन्ने यहाँ पे, 2 गन्ने यहाँ, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और 30 का उत्पादन हम 12 में लेना चाह रहे हैं। आ जाएगा उत्पादन। मेरी बात से सहमत है नहीं? जियोमेट्री चेंज करनी पड़ेगी, हर वैरायटी की अलग से आवश्यकता है एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस चेंज करने की। भविष्य तभी सुधरेगा, नहीं तो 38 के जाने के बाद, अभी आप लोग 38 का आनंद कुछ हद तक ले रहे हैं, जब 38 के जाने का समय आएगा तो उत्पादन ढूंढना शुरू करना पड़ेगा, कहां से आएगा। वैरायटी, अच्छी वैरायटियां लाइन में है, अच्छी वैरायटियां आएगी, हम भी मानते हैं भविष्य में आएगी, लेकिन मैं कहता हूं जो वर्तमान में है इनमें भी ज्योमेट्री और फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, फर्टिलाइजर डोज चेंज कर दे तो ये भी आपको, यदि उससे ज्यादा नहीं तो उसके बराबर उत्पादन देने की क्षमता रखने वाली है। उस पर काम करने की आवश्यकता है भविष्य में, क्योंकि अब बुआई हो चुकी। भविष्य में आपको शुरू से डोज बनाने की जरूरत है। वे डोज बायोमेट आपके खेतों में उतरेगी तो निश्चित तौर पर उत्पादन में बहुत भारी परिवर्तन आएगा। आप 38 के बराबर ले पाएंगे, नहीं तो भविष्य में 38 के बराबर उत्पादन देने वाली वैरायटी बहुत मुश्किल से ढूंढने को मिलेगी। तो इसलिए आवश्यकता है छोटी छोटी चीजों में परिवर्तन की। अब क्योंकि वर्तमान समय को मैं ध्यान में रखते हुए आप लोगों से 2-3 बिंदुओं पर और चर्चा कर लूं।